कार्य किया है उत्तर प्रदेश पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ एशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आज यहां पर बौद्ध संस्थान में जो साहित्यकार हैं, कहीं ना कहीं आए दिन अपने साहित्य के ज़रिए हम जैसे युवाओं को, और आए दिन जो युवा हैं उन्हें प्रेरणा देते हैं, उसको लेकर आज यहाँ पर उनका सम्मान किया गया है। हमारे साथ इस वक्त राजनारायण शुक्ल जी मौजूद हैं, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश सरकार में। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आज जिस तरह से मैत्री चरण गुप्त जी का जयंती है, उनके उपलब्ध में आज जिस तरह से साहित्यकारों को सम्मान किया गया, उनको लेकर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? मैथिली शरण गुप्त बहुत बड़े कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हम मानते हैं और कवियों के प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसा समय हमने चुना अपने जो तमाम पूरे प्रदेश के जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, तो उनको सम्मानित करने का। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 2017 से ये साहित्यकारों का सम्मान करता आ रहा है और हम उसमें कई बहुत बड़े और अच्छे साहित्यकार जो हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लगातार और शोध कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, ऐसे सभी प्रकार के साहित्यकारों को सम्मानित करने का काम करते हैं। पूरे प्रदेश से, वाराणसी से लेकर के गाजियाबाद और पूरे प्रदेश के कवियों का इसमें चयन हुआ है साहित्यकारों का। बहुत अच्छे ओज के कवि, राष्ट्रीय चेतना के कवि यहाँ पर उपस्थित हुए, जो विभिन्न विषयों पर लिखते हैं। ऐसे साहित्यकार राष्ट्रीय विषयों पर लिखते रहते हैं, आलोचनात्मक जो करते हैं, जो साहित्य रचते हैं। ऐसे बहुत ख्याति प्राप्त जो 18 साहित्यकार थे, उनका चुनाव हुआ इसमें और उनको हमने सम्मानित करके अपने को गौरव महसूस किया है, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक ये सवाल रहेगा कि पहले जब हम पहले के, अगर मैं साहित्यकारों की बात करूं या मैं लेखकों की बात करूं या कवियों की बात करूं, तो एक ज़माना था जब उनकी किताबें पढ़ के एक वो गौरव महसूस होता था, या वो चीज़ें जो कटाक्ष भी मैं बात करूं, वो चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन जो आज की जनरेशन है, अगर मैं बात करूँ, आज के जो युवा हैं या आज के जो बच्चे हैं, जैसे कि मैम बता रही थी कि उनसे पूछा गया कि तुलसीदास कौन थे, तो उन्होंने कहा कि तुलसी एक पौधा है। तो बच्चों में आज वो क्या प्रेरणा, क्योंकि आपके संस्थान है, भाषा संस्थान, काफ़ी इस चीज़ को लेकर मुखर है, इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही है। तो एक मैसेजिंग जो आज आप आज के युवाओं को देना चाहेंगे, जो ताकि वो भी उस चीज़ को लेकर आगे प्रेरणादायी रहें। देखिए, बीच का कालखंड ऐसा आया जब अंग्रेजी के लिए थोड़ा सा रुझान लोगों का हुआ, लेकिन पूरे देश में दोबारा से हिंदी के प्रति न केवल रुझान बढ़ रहा है, हिंदी की कविताओं का पाठक वर्ग भी तैयार हो रहा है। अभी तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है कि मातृभाषा में पढ़ाई हो, तो मातृभाषा की तरफ पढ़ाई के लिए हमें बहुत काम करने की आवश्यकता थी। लोगों की गलती नहीं है, लोगों के पास पुस्तकें ही नहीं है बहुत सारे विषयों की, एलोपैथ की नहीं है, प्रबंधन की नहीं है, तमाम विषयों की, तो वो सब तैयार हो रही हैं बहुत तेज़ी से। और इसके अलावा जो साहित्यकार है, तो साहित्यकारों की दो जिम्मेदारी हो जाती हैं। पुस्तक लिखना ही केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पुस्तक का पाठक वर्ग भी तैयार करना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो लेना चाहिए। अब जैसे अब गोस्वामी तुलसीदास को देखिए, उन्होंने रामचरितमानस लिखी, तो लिखने के साथ अगर वो रख देते और उसके लिए कोशिश नहीं करते तो शायद उतना विख्यात नहीं होती रामचरितमानस। लेकिन रामचरितमानस के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने उसकी ख्याति के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए भी अपने जीवन में बड़ा काम किया। आप एक चंद्रकांता संतति के बारे में सुना होगा, देवकीनंदन खत्री ने लिखी थी। तो वो पुस्तकें लिखी गई, उस पुस्तक को पढ़ने के लिए लोग जो उर्दू जानते थे उन्होंने हिंदी सीखी। तो ऐसा भी अभी अमीश त्रिपाठी जैसे लोग हैं, वो शिवत्रयी वगैरह लिख रहे हैं, भगवान शिव पर लिख रहे हैं, राम पर लिख रहे हैं। इस पुस्तकों को एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग तैयार हुआ है, अमेजन पर उपलब्ध रहती हैं, लोग लेते हैं, खरीदते हैं, पढ़ते हैं। तो साहित्यकार को आज के युवाओं का और आज के लोगों का मन टटोलना पड़ेगा और मन के साथ वो पुस्तकें लिखनी पड़ेंगी और लिखने के साथ ही उनको अपना पाठक वर्ग भी तैयार करने का श्रम करना ही होगा, तब ये सारे काम होंगे। और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने ये जो बात कही कि सिर्फ कविताएं लिखने का ही मतलब नहीं, उसके लिए पाठक वर्ग जो तैयार करना है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर साहब से यही रहेगा कि जिस तरह से अब मैं ये देख रही हूँ कि विदेशों को स्कूलों में फॉरेन कल्चर्स में गीता पढ़ाई जा रही है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता पढ़ाई जा रही है, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं जिस तरह से सांप्रदायिकता लोग बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर ये विभाजन हो रहा है। एक मैसेज जो आज आप हमारे स्कूलों में भी अब संस्कृति और संस्थान, क्योंकि हनुमान प्रसाद पोद्दार की मैं अगर गीता प्रेस गोरखपुर की बात करूँ तो एक वो समय था जब लोग 1-1 रुपए में किताबें खरीदती थी। आज भी वो किताबें इतनी सस्ती मिलती थी, कहीं कहीं वो संस्थान अब बंद हो रहा है क्योंकि लोग किताबें नहीं खरीद रहे हैं। तो वो जो एक चीज़ है, जो वो एक अहम मुद्दा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्यजनक जो समय आया था वो पहले ही आया था, वो मैंने अभी जिक्र किया है। अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं, एक राष्ट्रीय चेतना पूरे देश में आ रही है, एक सांस्कृतिक चेतना पूरे देश में आ रही है, एक अपने प्राचीनता
सांप्रदायिकता का गौरव भी पूरे देश में दोबारा से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का पुनर्जागरण काल जिसको आप कह सकते हैं, वो चीज़ें दोबारा से प्रारंभ हो रही हैं। और ये कुछ वर्ग पहले आया था। भारत में सांप्रदायिकता की आप कल्पना ही नहीं कर सकते, ये केवल थोपी हुई बातें हैं। जो भारत का जो बहुत बड़ा वर्ग है हिंदू, वो हिंदू तो स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष है। उसको आप कितना भी आगे करिए, वो सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक वैमनस्य उसके मस्तिष्क में है ही नहीं। असहिष्णुता का भाव उसके मस्तिष्क में है ही नहीं। ये शब्द जानबूझ करके खोज करके कुछ लोग जो भारत की प्रतिष्ठा से जलते हैं या भारत की प्रतिष्ठा जिनको हजम नहीं होती है, ये शब्द ढूंढ करके भारत में जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। अन्यथा भारत में सहिष्णुता, एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के विचारों के प्रति आदर, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होते थे पहले। शास्त्रार्थ में सबके सामने होते थे और जो शास्त्रार्थ में पराजित होता था वो दूसरे के साथ मिल जाता था कि आपने जो बात कही है वो सही कही है। हमारे जितने पुराण बड़ी चीज़ें लिखी गई हैं, वेद लिखे गए, उसमें नेति लिखा गया है। वो कहते हैं ये सत्य नहीं है जो हमने लिख दिया है, ये सत्य समाप्त नहीं होता, यहाँ सत्य भी और भी है, आगे भी है, इसको खोजा जाना चाहिए। तो ये भारतीय संस्कृति की चीज़ें रही हैं। तो हमारे यहाँ सांप्रदायिकता का जो शब्द लाया गया है वो जानबूझ करके कुछ लोगों द्वारा थोपा गया है। भारत में सांप्रदायिकता का कोई विषय नहीं है ये बड़े वर्ग के लिए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ डॉक्टर रामनारायण शुक्ल जी थे। आपको बता दें कि आज डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा जो सम्मान किया गया है साहित्यकारों का, और यहाँ पे उसी का आयोजन था। और इसके साथ ही आप देखते रहिए द न्यूज़ ओशन।